आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका इस्तकबाल है। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, आज सबसे पहले हम आपको यौम आज़ादी की और यौम तासीस की, डीडी उर्दू का यौम तासीस है आज, आप सभी को टीम डीडी उर्दू की तरफ से ढेरों मुबारकबाद। नाजरीन, ये हम सभी जानते हैं कि हमारे जिस्म के सभी आज़ा में एक अहम उज़्व है किडनी, जो कि एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। और अगर किडनी में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो माथे पर फ़िक्रमंदी की शिकन उभर आना बहुत ही लाजमी सी बात है। वैसे हम आपको ये बता देंगे कि किडनी में अगर कोई ख़राबी पैदा हो रही है या कोई मर्ज़ हो रहा है तो उसकी कुछ अलामात भी नुमायाँ होती हैं, जिन पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। जैसे अक्सर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, पैरों में सूजन भी आ जाती है। ये ऐसी अलामात हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन नाज़रीन, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर किसी की किडनी में कोई परेशानी पैदा हो गई है और एक किडनी मुतासर है, तो दूसरी किडनी अगर सही काम कर रही है तो एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। लेकिन अगर दोनों ही किडनीज़ में ख़राबी पैदा हो गई है या मुतासर हो गई हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ सकती है। तो आज हम ये जानेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या प्रोसीजर है और कौन कौन सी वजूहात हैं जिनके सबब हमें अपनी किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है कि हमारी किडनी में कोई ख़राबी पैदा हो ही ना। यही सब तफसीली जानकारी आज हम हासिल करेंगे एक्सपर्ट से, जिनको हमने मदऊ किया अपने स्टूडियो में। जानेंगे उनसे ढेर सारी बातें, तो उनसे आपका तारुफ कराएं। इससे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपकी भी परेशानी बढ़ गई है किडनी से जुड़ी हुई, या आपके जो अपने लोग हैं वो इस मर्ज से जूझ रहे हैं, तो आप हमसे लाइव राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें इससे पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसा तिब्बी अमल है जिसमें एक सेहतमंद किडनी को उस शख्स के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसकी एक या दोनों किडनी फेल हो जाती है। किडनी का असल काम जिस्म से फासिद यानी जहरीले मादों और इजाफी लिक्विड मादों को निकालना है। जब किडनी इस काम में नाकाम हो जाती है तो बदन में जहरीला मादा जमा होने लगता है, जिससे सेहत के संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट का मकसद इन परेशानियों का हल निकालना और मरीज को एक सेहतमंद जिंदगी देना है। किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत तब पड़ती है जब मरीज की किडनी शदीद तौर पर खराब हो जाती है और वो इंसानी जिस्म के जरूरी काम को सही तरीके से नहीं कर पाती। किडनी के फेल होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से कुछ खास वजूहात ये हैं। CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये एक तवील मुद्दती हालत है जिसमें किडनी धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देती है। इसकी वजह लंबे वक्त से चली आ रही बीमारी जैसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर हो सकते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज PKD, ये एक जीनियाती यानी खानदानी या मौरूसी बीमारी है जिसमें किडनी में सिस्टिस बन जाता है जो किडनी के काम में रुकावट डालती है। किडनी ट्रांसप्लांट एक मुश्किल सर्जिकल अमल है जो दर्जे झेल के मामले में की जाती है। सबसे पहले मरीज की जिस्मानी हालत और ब्लड टेस्ट की बुनियाद पर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जरूरी जांच की जाती है। सर्जरी के दौरान नई किडनी को मरीज की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है। आमतौर पर नई किडनी को जिस्म के निचले हिस्से में पेल्विस के पास ट्रांसप्लांट किया जाता है और इसे ब्लड वेसल और यूरिनरी ब्लेडर से जोड़ दिया जाता है। ट्रांसप्लांट के बाद कुछ अहम एहतियात तदाबीर पर अमल करना बेहद जरूरी है। इम्यूनोप्रेजेंट दवाएं लेने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। सेहतमंद गिजा और तर्ज जिंदगी, ट्रांसप्लांट के बाद मुतवाजिन गिजा लेनी चाहिए और पाबंदी से वर्जिश करना बेहद जरूरी है। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को पाबंदी से डॉक्टर के राब्ते में रहना चाहिए ताकि किडनी की सूरत हाल की निगरानी की जा सके। किडनी ट्रांसप्लांट एक जिंदगी बचाने वाला अमल है, लेकिन इसे कामयाब बनाने के लिए एहतियात और मुनासिब देखभाल की जरूरत होती है। मरीज एक सामान्य और सेहतमंद जिंदगी जी सकता है। तो
तो नाज़रीन, जैसे कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत या ज़रूरत तब पेश आती है जब शदीद तौर पर किडनी जो है वो मुतासर हो जाती है। कई बार मरीज़ों को पता भी नहीं चलता है कि उनकी किडनी पे कोई ख़राबी पैदा हो रही है और स्टेजेस क्रॉस भी वो लोग कर जाते हैं और बाद में पता चलता है कि शदीद तौर पर किडनी जो है वो मुतासर हो चुकी है। तो आज हम जानेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट आखिर है क्या, और अगर किसी की किडनी ट्रांसप्लांट की गई है तो उसके बाद क्या एहतियाती तदाबीर हमें अपनाने की ज़रूरत है। तो चलिए रुक करते हैं अपने एक्सपर्ट्स का, करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। या नाजरीन, आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ जो मौजूद हैं एक्सपर्ट्स, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर के यादव। डॉक्टर आर के यादव एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, एम्स दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, एम्स दिल्ली में। और सर्जरी, जो कि इस सारे प्रोसीजर में, ट्रांसप्लांट में सर्जरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असूरी कृष्णा, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसिप्लिन्स में। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत हम डॉक्टर आर के यादव आपसे करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, किस तरह से ये पूरा प्रोसीजर होता है, और किडनी ट्रांसप्लांट तब होता है जब किडनी की परेशानी आती है। अगर हम पीछे के कुछ वक्त की बात करें और आज के दौर की बात करें डॉक्टर आर के यादव, तो हम देख रहे हैं कि किडनी के जो मरीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। तो एक तो ये इजाफा क्यों हो रहा है, किडनी के जो मरीज़ बढ़ रहे हैं इसमें, और दूसरा ये जो ट्रांसप्लांट है इसका जो पूरा तरीक़ाकार है, प्रोसीजर है, वो क्या है डॉक्टर आर के यादव? जी, सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी सब देशवासी हैं सबको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। और आज के टाइम पे हमारे पूरे संसार में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की ज़्यादा ब्लड प्रेशर होना, शुगर की बीमारी होना, ये दो मेजर कारण है जिस वजह से ज़्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं हार्ट डिजीज़ से या किडनी डिजीज़ से। अगर हम किडनी की बात करें तो 60% लोग ऐसे हैं 100 में से जिनको या तो ब्लड प्रेशर है या शुगर है या दोनों बीमारियां हैं। तो आज के टाइम पे तो दो मेजर कारण यही हैं जिनसे हम बच भी सकते हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। अपने इंडिया में ज़्यादातर सभी जितने भी छोटी छोटी शहर हैं उनमें भी सभी में हो रहा है, और सभी में गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा मदद कर रही है। और परिवार का कोई भी मेंबर 18 साल से बड़ा हो, 65 साल से छोटा हो, वो अंगदान कर सकता है, जिसको बोलते हैं हम लाइव, कि आप जिंदा हैं अपना अंगदान कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही किडनी लेते हैं। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ना इसमें डोनर को कोई परेशानी होती जो किडनी देता है, ना जो ले रहा है उसको परेशानी होती। राइट, यानी कि ये एक बहुत आसान तरीका है, इस पर अमल करके किसी की लाइफ को बचाया जा सकता है। आपने यहाँ पर जिक्र किया है कि दो ऐसे मेजर रीज़न है, वजूहात हैं कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है या किसी को शुगर है तो इनके चलते वो किडनी की परेशानी के जद में आ सकता है। तो ये दो आपने बात की है। इसके अलावा क्या कोई तीसरा भी रीज़न है, कुछ या चौथा रीज़न है जिस पर आप रोशनी डालेंगे? अगर वो भी मर्ज़ या उस तरह कोई 2-4 अमराज से जुड़े हैं कोई भी पेशेंट, तो क्या वो भी इसमें परेशानी में मुब्तला हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है? जी, तो फिर तीसरे चौथे नंबर पे आती हैं जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाए, ओके, या किडनी में स्टोन है आपकी में, किडनी में पथरियां किडनी हो स्टोन भी क्या किडनी को डैमेज कर सकता है डॉक्टर हाँ, अगर किडनी स्टोन लंबे टाइम तक पड़ा हुआ हो और लंबे समय तक, लंबे और वो वक्त तक, यूरिन के रास्ते में आ जाता है और आपका यूरिन का फ्लो को रोक देता है, जी, तो उससे किडनी फेलियर हो जाता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये 2-3 रीज़न जो कुछ आपने बताए, ऐसी जेनेटिक बीमारी है जो अभी आपने स्टार्टिंग में जो वो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऑटोजोमल- जेनेटिक बीमारी क्या है उसमें रोशनी? ऑटोजोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जी एक परिवार में बीमारी चलती है, ये नहीं कि ओके। परिवार के एक मेंबर को हो गई है तो अच्छा। सभी को होगी। जी, आसान लफ्जों में क्या बीमारी है वो जो प्रोग्राम इसमें देखने वाले किडनी समझे? में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है, जो अच्छा। नॉर्मल किडनी है उसका साइज सिर्फ 9 सेंटीमीटर तक ही है। ओके तो इसमें किडनी में सिस्ट बन जाएंगे तो किडनी की साइज बड़ा हो जाएगा, ओके, और ये दोनों किडनियों में बनती है, ना कि एक किडनी में बनती है। अच्छा तो इसमें थोड़ा लीवर में भी सिस्ट आ सकती है, पर ये अच्छा। बीमारी बड़ी धीरे प्रोग्रेस करती है, ये नहीं कि आपके सिस्ट बन गया बचपन में और आपका किडनी अभी फेलियर हो जाएगा, अच्छा, थोड़ा लंबा टाइम लगता है। तो एक ही सिस्ट बनती है, ज़्यादा सिस्ट की मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं, छोटे छोटे मल्टीपल बनती है? मल्टीपल। ओके ओके, उससे किडनी जो है वो डैमेज मुतासिर हो होती है। सकती है, डैमेज हो सकती है।
तो ये 2-4 रीज़न आपने जो बताए, वजूहात बताए, इनके चलते किडनी की परेशानी आ सकती है, तो इसके बारे में बेदार और अवेयर रहने की ज़रूरत है। जी जी, डॉक्टर साहब ने जैसे कि अभी वजूहात भी बताएं कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिससे कि हमारी जो किडनी है वो रिस्क जोन पर आ सकती है। डॉक्टर अरुण आपकी तरफ आएंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप CKD इस प्रक्रिया पर, इस डायग्नोस पर आप ज़रा रोशनी डालें कि ये क्या है, और इसके साथ ही ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ये भी होता है कि सिम्टम्स आ रहे होते हैं, किडनी में कोई परेशानी है गुर्दे के अंदर, लेकिन हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ है, तो उसे कैसे पहचाना जाए उन सिम्टम्स को। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जिसमें जो फिल्ट्रेशन की जो फीसद एक मापन होता है, क्या ये भी बहुत ज़्यादा इसमें अहम बात या रोल निभाता है किडनी फेलियर में, या किडनी में कोई ख़राबी पैदा हो रही है, फिल्ट्रेशन का क्या रोल है? पहला सवाल था कि आपका क्रॉनिक किडनी डिसीज़, तो जैसा शब्द है क्रॉनिक किडनी डिसीज़, तो क्रॉनिक का मतलब होगा कि 3 महीने के ऊपर बीमारी है। जो भी किडनी का बीमारी 3 महीनों से ऊपर होता है उसको हम क्रॉनिक बताते हैं। तो हमें पहले पता होगा कि किडनी का बीमारी है और 3 महीने के बाद भी वो बढ़ रहे हैं या वैसा ही है, तो उसको क्रॉनिक बता देते हैं। इसके दूसरा वाला होता है कि अक्यूट, जो ठीक हो जाता है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि किडनी क्रिएटिन बढ़ गया, जो क्रिएटिन हम खून में टेस्ट करते हैं किडनी का फंक्शन पता करने के लिए, वो बढ़ जाता है, सही हो जाता है, उसको अक्यूट है, ये वाला क्रॉनिक है। तो किडनी का डिसीज़ ऐसा है कि एक तो क्रिएटिन से पता चलता है, उसमें हम किडनी का फिल्ट्रेशन पता करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से। तो एक होता है कि हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, दूसरा क्रिएटिन जो है उससे हम मेजर कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये जब 60% से कम होता है, 60 ml से कम होता है, उसको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का स्टेज 3 से माना जाता है। एक बात है। एंड इसके लिए हम दूसरा है कि सिर्फ क्रिएटिन नॉर्मल है बट प्रोटीन लीक होता जाता है, जी जी जी, तो उसको भी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में आएगा जब वो बहुत समय से चलता रहता है, तो उनको भी क्रिएटिन बढ़ने का रिस्क भी है और किडनी डिसीज़ बढ़ने का रिस्क भी रहेगा। जी। तो इसके सिम्टम्स जो हैं ये कैसे पहचाने हम, क्योंकि बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। तो इसमें जिसको प्रोटीन लीक ज़्यादा होता है उनको सूजन जल्दी आ जाता है, और जिसको ज़्यादा समय बीमारी है जैसा डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, उसको थोड़ा पैर में सूजन आएगा, उससे थोड़ा पता चलेगा। बट इसके अलावा बहुत सारे लोगों को, आप मान लीजिए कि 30 और 40% तक लोगों को कुछ भी इशारा नहीं होता है, डायरेक्टली किडनी फेल होने के बाद ही आते हैं, क्योंकि किडनी ऐसा ऑर्गन है जब 90% तक खराब होगा भी तो इशारा नहीं बाहर आने का चांसेस है। जैसे कि आपने कहा कि इशारा नहीं मिलता है, कई बार हम साइन पहचान ही नहीं पाते, तो इसका मतलब ये है फरहान कि कहीं ना कहीं हमें अपने टेस्ट वगैरह करवाते रहने चाहिए वक्तन फवक्तन, ताकि हमें पता चले कि हमारे अंदर कोई मर्ज तो नहीं पल रहा है। डॉक्टर अरुण ने एक बात बोली है यहाँ पर कि प्रोटीन का लीक होना जो है ये एक बात की अलामत है, सिम्टम है कि किडनी के अंदर परेशानी चल रही है। डॉक्टर अरुण, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे आपने लीक होने की बात की, यानी कि यूरिन में अगर प्रोटीन लीक हो रहा है तो कितने दिन के अंदर अगर उसको पकड़ा जाए, उसको समझ लें, ट्रेस कर लें कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो किडनी को बचाया जा सकता है? नॉर्मली ये होता है कि हर दिन 150 मिलीग्राम तक प्रोटीन लीक हो सकता है। ये नॉर्मल है, क्योंकि किडनी ऐसा है कि बहुत सारा प्रोटीन जाएगा बट बाकी को फिल्टर कर देते हैं, 150 तक बाहर जा सकता है जी। इसके ऊपर जाएगा तो बीमारी है, हमें पता चलेगा। कुछ बीमारियों है जिसमें पूरा प्रोटीन नहीं जाएगा, सिर्फ एल्बुमिन जाएगा। एल्बुमिन प्रोटीन का एक पार्ट है, वो 30 mg तक नॉर्मल है पिसा में जाना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायबिटिक लोगों को पहले एल्बुमिन लीक होने के लिए शुरू कर देता है। तो 30 mg से ऊपर है, जो हम यूरिन टेस्ट में करते हैं उसको माइक्रो एल्बुमिन्यूरिया बताते हैं, तो उसका टेस्ट करना चाहिए, उसमें पता चलता है। जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल दवाइयों हैं जो प्रोटीनूरिया को कम कर सकता है, और जिसके कारण किडनी का बीमारी जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो तेजी कम हो सकता है। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें आपने बताई और शुगर का जिक्र किया, अगर किसी को शुगर की परेशानी है तो उसको प्रोटीन लीक हो सकता है यूरिन में। अब हम बात करेंगे सर्जरी की, डॉक्टर साहब के पास आएंगे। डॉक्टर कृष्णा, यहाँ पर ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, और ट्रांसप्लांट का जब जिक्र होगा तो बिना आपके वो बात कंप्लीट नहीं हो सकती है। यहाँ पर हम पूछना चाहते हैं, जब आपके पास ये नेफ्रोलॉजिस्ट रिकमेंड करता है कि सर्जरी में जाके आप दिखाइए और वो उनसे बात कीजिए, वो आपको बताएंगे किस तरह से ट्रांसप्लांट होगा, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होगी, तो आप ऐसे पेशेंट को किस तरह से डील करते हैं और कितने दिन का ये प्रोसीजर है पूरा ट्रांसप्लांट होने तक?
अच्छा देखिए, पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो किडनी ट्रांसप्लांट है, किडनी आपको दो तरीके से मिल सकती है। जी। एक है आपके जो सगे संबंधी, जैसे डॉक्टर आर के ने बताया कि वो डोनेट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं लिविंग डोनर, और जी। दूसरा होता है एक ब्रेन डेड पेशेंट से जी, जो जी, अपना ऑर्गन डोनेट करता है। ओके जो नॉर्मली जो लिविंग डोनर और रेसिपिएंट जो होते हैं, जी। जो किडनी लेने वाले और किडनी देने वाले, ओके। उनका बहुत सारी क्लियर चीज़ें का चेकअप करें, क्योंकि हमको देखना है कि हमारा डोनर सबसे ज़्यादा प्रेशियस होता है, जी। क्योंकि वो एक हेल्दी इंसान है जो अपने मर्जी से किडनी दे रहा है। जी, जी। तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ओके, उसको हम ओके। सारे टेस्ट कराने हैं, जी। उसका शुगर, ब्लड प्रेशर, उसका अगर फीमेल पेशेंट तो जी। गायनी वर्कअप, सब कुछ करा के देखते हैं कि बिल्कुल फिट है कि नहीं। राइट। उसके बाद ही हम उनको एक्सेप्ट करते हैं कि डोनर के लिए। ओके तो यूजली एम्स में इस सारे प्रोसीजर में करने में अराउंड 3 से 6 महीने तक का वक्त लगता है। ओके दूसरे इसके अलावा हमारे सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना होता है कि कौन सी किडनी बेटर है। ओके हमेशा बेटर किडनी डोनर के साथ रहती है। ओके और हमको देखना है कि नसें कितनी है, क्योंकि हमको नसें जो डोनर किडनी जब निकालते हैं, उन नसों को ले जाके हम जो फेलियर वाला पेशेंट है उसमें जोड़ते हैं। तो हमको ओके। देखने की एक नस है कि दो नस है, उसके ओके। बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं। ओके। यूजुअली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम बायां गुर्दा लेते हैं, क्योंकि बायां गुर्दा यूजुअली सर्जिकली ज़्यादा ईजियर होता है ट्रांसप्लांट करना। ओके। अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ओके। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मना करता है कि हम नहीं ले सकते बायां गुर्दा, जी। हम प्रेफर करते हैं कि बायां गुर्दा लें। जी। अच्छा, जब ये सारा वर्कअप सब कुछ हो जाता है और जी। मरीज हमारे पास आता है, जी। जो डोनर प्रोसीजर है हम उसको दूरबीन विधि द्वारा करते हैं। ओके पहले ज़माने में चीरा लगा के करा जाता था, बड़े बड़े चीरे लगते थे। अब जी। लैप्रोस्कोपी का ज़माना आ गया है, जी। तो बहुत सेफली ओके। लैप्रोस्कोपिक द्वारा किडनी निकाल के ओके। पेशेंट में लगाई जा सकती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि डोनर का जो हमको ज़्यादा चिंता क्या है कि डोनर का कॉम्प्लिकेशन रेट कितना है। एट प्रेजेंट जो दूरबीन विधि द्वारा जो सर्जरी है, डोनर का कॉम्प्लिकेशन रेट लेस देन 1% है अभी। ओके राइट राइट राइट। ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं, इस पे अमल करना ही होगा और किडनी का जो ट्रांसप्लांट है इसको कंप्लीट करते हुए वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। जी राइट। डॉक्टर सूरी, आपने ये बताया कि एक डोनर मतलब जो है वो देता है, जो मुतासर मरीज़ है उसकी जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है एक सेहतमंद डोनर की। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, डॉक्टर यादव आपकी तरफ आएंगे, कि किसी को आपने किडनी दी, कोई डोनर है उसने मुतासिर मरीज़ को किडनी दी, लेकिन कई बार उसका जिस्म का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता बाहरी चीज़। तो वो जो रिजेक्शन का जो एक प्रोसेस है उस पर ज़रा रोशनी डालें कि उसे कैसे एक डॉक्टर डील करता है। जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। जनरली जो किडनी के रिजेक्शन रेट है, अगर हम 100 किडनी करते हैं तो उसमें से लेस देन 10% में रिजेक्शन रेट है। जी। पहले हमारे पास इतने एडवांस टेस्ट नहीं थे। पहले ऑन टेबल रिजेक्शन बड़ा कॉमन था जी। कि आपकी किडनी लगाई उसी टाइम पे काम नहीं करेगी। अब वो टेस्ट करते हैं हम, जो ट्रांसप्लांट से डॉक्टर कृष्णा ने अभी बताया कि 3 से जो 6 महीने हमारा टेस्ट करने का टाइम लगता है, वो यही टेस्ट है कि रिजेक्शन ना हो। उसमें अपने टेस्ट करते हैं कि मैचिंग कितनी है आपकी किडनी की, जी। कितना मैच करेगी, कितना कम रिजेक्शन होगा। तो टेस्ट है CDC टेस्ट, ये मल्टीपल टेस्ट हैं जो हम पहले करते हैं ट्रांसप्लांट से पहले, ताकि रिजेक्शन ना हो। जी। रिजेक्शन के 2 कारण हैं। एक तो कि नेचुरल में एंटीबॉडी बन रही है आपकी किडनी लगा दी आपके परिवार संबंधी की जी। या जो डेड पेशेंट है उसकी, तो उससे ऑटो एंटीबॉडी बन जाना बॉडी में। एक दूसरा होता है कि आपने मेडिसिन बंद कर दी। इंडिया में बड़ा कॉमन रीजन है कि आप अपनी जो ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ, अगर आपका एक बार ट्रांसप्लांट हो गया किडनी, तो आपको उम्र भर दवाइयाँ लेनी है। वो दवाइयाँ ना लेना या एक रीज़न वो भी है। आपको रिजेक्शन हो गया तो जनरली 90% रिजेक्शन ट्रीट हो जाते हैं अगर टाइमली मरीज डॉक्टर के पास आ जाता है, तो ये तो रिजेक्शन भी ट्रीट हो जाता है। अच्छा, लिविंग डोनर और एक मतलब डेड डोनर अगर है तो उसकी जो किडनी अगर किसी को ट्रांसप्लांट की जा रही है तो उसकी भी कुछ फ़र्क होता है उनमें भी, दोनों में? मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर कृष्णा इसका जवाब अच्छा देंगे कि स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम होती, पर आप 6 महीने के बाद देखेंगे दोनों किडनियाँ सेम हो जाती। स्टार्टिंग में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं, जो डिसीज डोनर बोलते हैं हम, जिसको पहले हम कैडावरिक बोलते थे, कि वो ब्रेन डेड है, वैसे डेड नहीं है, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है जी। तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 6 महीने के बाद दोनों किडनियाँ बराबर काम करती हैं। डॉक्टर कृष्णा, आप भी इस पर रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल। जो एक्चुअली जो हमारा अभी जो लिटरेचर ये कहता है कि लॉन्ग टर्म में, जैसे डॉक्टर आर के ने कहा कि जो किडनी फंक्शंस है एक ब्रेन डेड डोनर से और एक लिविंग डोनर से ऑलमोस्ट सेम है। और बट हाँ, इनिशियल जो कॉम्प्लिकेशन रेट है, जो रिजेक्शन रेट्स हैं, जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन रेट है, वो डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट में स्लाइटली हायर है कंपेयर टू दैट ऑफ लिविंग, बट फिर भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है। मेरे ख्याल से 19-20 का इतना फ़र्क है।
मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली अगर इंडिया को के बाहर आप जाएँ ना, बाहर के देशों में, अमेरिका ले लिया, ब्रिटेन ले लें, वहाँ सबसे ज़्यादा डोनेशन ब्रेन डेड से ही होता है। हम एक कोने में हैं जहाँ हमारा सारा डोनेशन 90% डोनेशन लिविंग है, वो एक कोने में जहाँ उनका 90% डोनेशन ब्रेन डेड से आता है। यस, राइट। डॉक्टर अरुण, आपके पास आएंगे। यहाँ बात कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट की। अब ट्रांसप्लांट की बात तब होती है जब किडनी की परेशानी आती है, किडनी की ख़राब होती है। किडनी जब ख़राब होती है तो डायलिसिस के लिए रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स कि अब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि डायलिसिस क्या प्रोसीजर है, किस तरह से डायलिसिस होता है, किन हालात में होता है, और हफ्ते में या महीने में बात की जाए तो डायलिसिस कितनी बार होता है, और अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें ट्रांसप्लांट से डायलिसिस का, तो बेहतर क्या है? सीकेडी जो है स्टेजेस में जाता है, जो 5th स्टेज बताते हैं जी, इसमें किडनी का काम बहुत कम हो जाता है, जिसमें डायलिसिस का ज़रूरत पड़ता है। तो जब किडनी बहुत कम काम करता है, हमारे पास 2 ऑप्शंस पेशेंट को देते हैं जी। एक तो डायलिसिस है या ट्रांसप्लांट है। ओके। डायलिसिस में ऑप्शंस है खून का डायलिसिस जो हीमोडायलिसिस बताया जाता है, जी। और पेट में पानी वाला डायलिसिस जो पेरिटोनियल डायलिसिस बताते हैं। जी। जो नॉर्मली ज़्यादातर इंडिया में चल रही है वो हीमोडायलिसिस है, ओके। जो हफ्ते में 2 या 3 बार करने का ज़रूरत पड़ता है। जी। पेशेंट डायलिसिस सेंटर जाते हैं, 4 घंटे का प्रोसीजर है, ओके। खून साफ होता है, जहाँ गंदगी निकल जाता है जी। और वापस आते हैं। ओके। पेट वाला डायलिसिस है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें दिन में 2 या 3 बार पेट में पानी, जो पेरिटोनियल फ्लूइड बताते हैं, एक स्पेशल फ्लूइड है, पानी है, उसको डालते हैं। उसके बाद पेशेंट नॉर्मल काम कर सकते हैं। ओके। 6 से 8 घंटे के बाद उसको निकालना पड़ता है। वैसा ही सिंपल प्रोसीजर है जो पेशेंट खुद घर में कर सकते हैं। ये पेरिटोनियल डायलिसिस है। अच्छा। ये दोनों के अलावा ट्रांसप्लांट है जी। ट्रांसप्लांट डायलिसिस से बेस्ट ऑप्शन है। ओके। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाता है। ओके। लॉन्जिविटी, जितना साल उम्र जो लंबा भी बढ़ जाता है, जी। और पेशेंट खुद का काम अच्छा और कर पाएंगे ट्रांसप्लांट में। जब ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है या ट्रांसप्लांट के लिए लेट हो रहे हैं, उस समय तक डायलिसिस करने के लिए बताते हैं। ट्रांसप्लांट किन हालात में नहीं हो पाता है? जैसे कि अभी आपने जिक्र किया है कि ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है, तो कौन से ऐसे हालात हैं पेशेंट के जिसमें ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है? मोस्ट कॉमन चीज़ होता है कि डोनर का अवेलेबिलिटी, डोनर है या नहीं। क्योंकि इंडिया में जैसा डॉक्टर कृष्णा सर बता रहे थे, डिकेज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट उतना बड़ा नहीं है जी। तो इसलिए अवेलेबिलिटी कम है। तो परिवार में कोई देने वाले नहीं है जी। तो ऑब्वियसली उनको ट्रांसप्लांट का ऑप्शंस कम हो जाता है। ओके। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स है जिसका बीमारी वापस आ सकते हैं किडनी में। तो वापस आने का रिस्क कुछ बीमारियों में 30% से 100% तक है। जिस बीमारी का रिस्क 80 या 90% के ऊपर है कि वापस किडनी में आ सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, उसको हम करने के लिए अवॉइड करते हैं। क्योंकि करने में भी फायदा ज्यादा नहीं रहेगा। एक और कौन सी बीमारियां हैं वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? थोड़ा सा जो नॉर्मली होता है कि कॉम्प्लीमेंट डिसऑर्डर्स बताते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमारा इम्यूनिटी का एक कंपोनेंट है, जिसके कारण किडनी में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कुछ इन्फ्लेमेशन हो सकता है और किडनी बीमारी हो सकता है। उसमें 2-3 टाइप है जो म्यूटेशन जेनेटिक एनालिसिस में पता चलता है। उसको हम नॉर्मली करते नहीं है क्योंकि उनका रिकरेंस रेट, जो वापस आने का रेट रिकरेंस बताते हैं, वो 90% है। तो उसको हम जनरली अवॉइड करते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया नहीं है कुछ कि किस एज में वो प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ है क्या डॉक्टर? हाँ, ट्रांसप्लांट के लिए नॉर्मली एक कट ऑफ नहीं है कि इस उम्र के बाद नहीं करना है। नॉर्मली 65-70 ईयर्स के बाद जो सक्सेस रेट है वो कम डायलिसिस से कंपेयर करेंगे थोड़ा इक्वल हो जाता है। अच्छा। बट मना नहीं है कि इस एज में ट्रांसप्लांट नहीं करना है, वैसा मना नहीं है। पेशेंट का जनरल कंडीशन अच्छा है तो जरूर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। राइट। बहुत अच्छी आपने बात बताई। अच्छा डॉक्टर कृष्णा, आपकी तरफ हम आएंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या रोबोटिक सर्जरी के ज़रिए भी किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, मुमकिन है क्या, और ये कितना सेफ और सक्सेसफुल है? अच्छा, आपने ये बहुत अच्छी बात करी। एक्चुअली अब आजकल का ज़माना तो बहुत रोबोट का ज़माना हो गया है। तो जो डोनर सर्जरी है और रेसिपिएंट सर्जरी, ये दोनों आजकल रोबोट से करी जा रही है। हालांकि इंडिया में अभी इतना ज़्यादा नहीं आया है। रोबोटिक डोनर नेफ्रेक्टमीज तो काफ़ी हो रही हैं। रोबोटिक रेसिपिएंट सर्जरी माने जिसमें हम किडनी लगा रहे हैं, वो अभी इंडिया में 1-2 सेंटर्स में ही हो रही हैं और ज़्यादा अभी नंबर्स नहीं है। एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन रेट्स थोड़े से अभी उस रोबोटिक सर्जरी के ज़्यादा हैं। मे बी अगले 4 साल 5 साल मे बी 10 साल में रोबोटिक सर्जरी में हो सकता है कि आपको ओपन सर्जरी को रिप्लेस कर दें। रोबोटिक सर्जरी से जुड़ी बात आपसे मालूम करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो जी, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, सवाल पूछिए अपना।
जी मैम, मेरा जो है ना वो किडनी जो है ना मेरा डैमेज हो गया है और मैं ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहा हूँ, तो कैसे करना पड़ेगा, क्या मतलब कैसे प्रोसेस करूँ, कहाँ जाऊँ जो सही तरह से ट्रीटमेंट हो सके। ये पंकज जी जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर कृष्ण, आप ही बताएं कि ये कहाँ से शुरुआत करें। देखिए पंकज जी, पहली बात तो आपको देखना है कि जो आपका किडनी डैमेज है उसके लिए ट्रांसप्लांट की अभी ज़रूरत है कि नहीं, कि आपको डायलिसिस, कि आपके डायलिसिस स्टार्ट हो गया। अगर डायलिसिस स्टार्ट हो गया तब ये आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। फिर देखना होगा कि आपके पास डोनर है कि नहीं, और डोनर आपसे मैच करता नहीं। जो टेस्ट के बारे में हमने बताया वो सब टेस्ट होंगे और डोनर मैच करता है कि नहीं। अगर डोनर नहीं है तो आपको डिसीज़ प्रोग्राम उसमें डाला जा सकता है, जिसकी एक लंबी वेटिंग लिस्ट होती है थोड़ी सी। अब इंडिया में ये प्रॉब्लम है जिसके कारण वो लिस्ट काफ़ी वेटिंग है। इंडिया में बहुत जगह सेंटर, जैसे दिल्ली में ही बहुत सेंटर्स है जहाँ पर ट्रांसप्लांट हो रहा है, प्राइवेट सेटअप में, गवर्नमेंट सेटअप में, जैसे RML हो गया, सफदरजंग हो गया, एम्स में पिछले 40 साल से हो रहा है ट्रांसप्लांट। प्राइवेट में मेदांता हो गया, अपोलो। तो आपको किसी एक ट्रांसप्लांट सेंटर पे जाके वहाँ पर इवैल्यूएशन कराना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। जी पंकज जी, आपको काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के नाम भी बताए हैं डॉक्टर साहब ने, जहां जाकर आप अपना चेकअप करा सकते हैं और अपना जो भी इलाज का तरीका है वो शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं डॉक्टर कृष्ण। तो मैं रोबोटिक के बारे में यही कह रहा था कि रोबोटिक अपकमिंग है और हो रहा है। इंडिया के बाहर तो काफ़ी जगह रोबोटिक रेसिपिएंट हो रहा है, बट अभी स्टिल मैं कह रहा हूँ कि एक लर्निंग कर्व फेज में है। लोग कर रहे हैं। मे बी आज से 5 साल 10 साल बाद हो सकता है कि ओपन, जैसे जैसे लैप्रोस्कोपी ने ओपन सर्जरी को रिप्लेस कर दिया, हो सकता है रोबोटिक सर्जरी लैप्रोस्कोपी को रिप्लेस कर दे। जी जी, ओके। डॉक्टर यादव, आपसे मैं सवाल लेना चाहूँगा यहाँ पर। डॉक्टर यादव, एक चीज़ ये है कि जैसे एक ट्रांसप्लांट हो गया है किसी पेशेंट का, तो एक तो डोनर की बात करूँगा मैं कि जो डोनर है उसको किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या जिसने किडनी ली है, जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और दोनों को किस तरह की एहतियात रखने की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहले तो मैं जो किडनी दे रहा है डोनर है उसकी बात करूँगा जी। कि डोनर सर्जरी होने के 5 या 7 दिन तक तो उसको हॉस्पिटल में रहना होता है। ओके। उसके बाद में वो आफ्टर 1 महीने के बाद वो अपनी रूटीन एक्टिविटी पे आ जाएगा। ओके। जनरली जो किडनी देने वाला है उसको बिल्कुल किडनी जो एक है वो अच्छा काम करती है, वो जी। दोनों किडनियों का फंक्शन ले लेती है। अच्छा। ग्रेजुअली टाइम के साथ 6-7 अच्छा। महीने में उसके फंक्शन बढ़ जाते हैं। ओके। क्योंकि वो एक किडनी काम कर रही है। जैसे हम एक्सरसाइज ज़्यादा करें तो हमारी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ऐसे ही वो एक किडनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो दोनों किडनियों का काम करने की कोशिश तो उसकी बॉडी पे इसका फर्क नहीं पड़ता जब 2 किडनी का काम 1 किडनी पर आ गया है? जी तो जी। क्या बॉडी पर उसका फर्क नहीं पड़ता है, या उसे किन खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? जनरली क्या है, किडनी डोनेट वही करता है जो बिल्कुल फिट होता है, ओके। जिसकी GFR बहुत अच्छी होती है। जी जी। कितनी तक GFR होने की जरूरत है? GFR अगर हम दोनों किडनियों की मिलाएं तो जी। जो डॉक्टर अरुण ने बताया था जी। 80 ml पर मिनट इतना होना चाहिए, जब भी ओके। वो किडनी डोनेट करेगा कि अच्छा, मतलब अच्छा। एक किडनी 40 ml पर मिनट जरूर फिल्ट्रेशन करे। ओके। तो वो किडनी अच्छी किडनी लगाते हैं डोनर में। जी जी। तो जनरली डोनर भी अच्छा रहता है जी। और जो जिसको दे रहे हैं हम किडनी वो भी अच्छी चलती है। ओके। जनरली जो किडनी देता है मरीज उसको जी। एक तो दर्द की दवाइयाँ ना लें अननेसेसरी। अच्छा। जो अगर हम पूरे संसार का लिटरेचर देखें जी। तो किडनी डोनेट करता है इंडिविजुअल, जी। उसकी उम्र 5 साल बढ़ जाती है। किडनी वो डोनेट। कैसे बढ़ जाती है, थोड़ा सा इस पे भी रोशनी हाँ, डालिए। अक्सर क्योंकि आपको मैंने ये किडनी- कहते हुए सुना है, तो ये भी जरा सा हमारे किडनी जो जो भी प्रोग्राम किडनी डोनेट करता है वो फिर उसको थोड़ा हॉस्पिटल में आता है तो उसको पता चल जाता है कि अपना शरीर का कैसे ध्यान रखना है। अच्छा अच्छा। वो डायबिटीज का ख्याल रखता है, वो हर हाइपरटेंशन का चीज़ ख्याल का वो रखता है। ध्यान रखता है अपना कि खाना कैसे खाना है जी। मुझे, क्योंकि वो मरीज के साथ रहता है वो जी कि मुझे कम नमक खाना है, कम मीठा खाना जी। है, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, जी 5-7 किलोमीटर जरूर रोजाना चलना है। जी। और क्या अपने कोई अच्छे फिजिकल ढंग वर्क से- में भी उसको ध्यान रखने की जरूरत है जब वो एक किडनी पर है, जो डोनर है, तो क्या उसको फिजिकल वर्क में भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कम करे या कुछ चीज़ों की एहतियात करे? नहीं, रूटीन वर्क जरूर करे, ज्यादा हैवी वेट ना उठाए। वेट ना उठाए, इस पे आपने रोशनी डाली। ज्यादा ओके। वेट ना उठाए। और कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो अदरवाइज एहतियाती- अगर आपके परिवार में कोई किडनी का पेशेंट और उसको किडनी की जरूरत है तो आप जरूर दीजिए। ये ओके। बड़ा सेफ प्रोसीजर है कि आपकी उम्र में भी इजाफा हो रहा है ओके। और आपके रिश्तेदार को फायदा हो रहा है। राइट राइट। ये आपने यहाँ पर बताया कि जो डोनर है उसको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, उसे वजन नहीं उठाना है, ज्यादा वजन ज्यादा वजन नहीं उठाना है, बाकी वो डेली लाइफ अपनी Daily routine की life जो अपनी जिंदगी जो- है उसको आराम से गुजार सकता है। जी, अब बात करते हैं जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है, जी जी। उसको किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है डॉक्टर यादव, उसके बारे में रोशनी ट्रांसप्लांट डालिए। के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो लाइफ लॉन्ग है, जी जो इम्यूनिटी को डाउन करती हैं वो दवाइयाँ चलती हैं आपकी। जी जो जनरली 3 दवाइयाँ हैं, जी। जिसमें एक स्टीरॉइड है, जी टेक्रोलिमस और माइक्रोफिनल। जी। 3 दवाइयाँ हैं, वो आपको जिंदगी भर लेना है, वो अच्छा आपकी इम्यूनिटी को डाउन रखेंगी। जी।
तो इम्यूनिटी डाउन है तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर है। जी तो आपने साफ़ सफाई रखनी है अपने चारों तरफ। जी जब भी आप खाना खाएंगे हाथ धो के खाना खाएंगे। ओके। अगर परिवार में कोई बीमार है, खांसी जुकाम बुखार जी है, जी तो उससे थोड़ा दूर रहें उस टाइम पे। ओके और कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाली जगह है, क्राउडेड है, जैसे मेट्रो है, वहाँ अपना फेस मास्क लगा के रखें। ओके। और आपने ट्रांसप्लांट के बाद में डॉक्टर के पास बहुत फ्रीक्वेंटली आना होता है चेकअप करवाने। कितने दिन के में आना होगा लिए। फ्रीक्वेंटली? जैसे पहले जो महीना है उसमें तो हर हफ्ते में 2 बार आना है आप। अच्छा अच्छा। तो आपने अपने जहाँ पे भी ट्रांसप्लांट कराएं उसके लोकेलिटी में ही रहना आपने, क्योंकि जी। फ्रीक्वेंट आना आपने। जी फिर दूसरे महीने में आपको वीकली आ जाना पड़ जाएगा, ओके। तीसरे महीने में फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ओके। जब ओके। आपका 1 साल का ट्रांसप्लांट हो जाएगा फिर जी। आप 2 महीने में 3 महीने में दिखाना शुरू रिस्की वक्त जो होता है वो कितना, 1 साल का वो शुरू 1 के महीने का है या शुरू 4 के महीने 3 का? महीने ज़्यादा है, क्योंकि अच्छा। 3 महीने हमारा जो इम्यूनोसप्रेशन है, जो इम्यूनिटी की ड्रॉप डाउन करती है, जी। वो मैक्सिमम डोज पे होती है। यानी कि इन बातों का अगर ख्याल रखें तो वो आराम से ज़िंदगी गुजार सकता है और डायलिसिस से बहुत बेहतर है ट्रांसप्लांट। बहुत ही ये बेहतर। आपका कहना है यहाँ पर? हाँ, अगर हम देखें कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि आपको एकदम फ्रीडम है, आपको खाने का फ्रीडम है, ओके। आपको चलने खाने की का भी कोई फ्रीडम, ऐसे परहेज नहीं खास, बस साफ सुथरा खाना, साफ सुथरा खाना है। राइट। अदरवाइज कोई परहेज नहीं है ट्रांसप्लांट। कोई परहेज नहीं। जी। राइट। डॉक्टर अरुण आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट का जो ये पूरा प्रोसीजर है वो क्या कुछ महंगा है, उसमें ख़र्चा ज़्यादा आता है, और हुकूमत हिंद की जानिब से भी जो ये सरकारी इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल हैं, वहाँ पर क्या क्या आसानियाँ पैदा की गई हैं ऐसे मरीज़ों के लिए जो अच्छा, इससे पहले कि हम आपसे ये सवाल पूछे, एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना सवाल पूछिए। जी मेरा नाम है शफकत अहमद जी जी। और मेरी एज 21 साल है और मेरा एक मसला है, बार बार यूरिन खराब रहता है। यूरिन का मसला है, यूरिन बार बार खराब हो जाता है। अच्छा, खराबी कैसी खराबी? मतलब यूरिन का जो कलर होता है मतलब येलो हो जाता है। येलो कलर में हो जाता है। आपने कोई जी, टेस्ट थोड़ा वगैरह बहुत करवाया? चलता हूँ तो चेहरे पे पूरे बदन पे ऐसी स्वेलिंग हो जाती है। जी 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 जी। डॉक्टर अरुण आप ही बताएं इनके सवाल का जवाब दें। ये बताइए कि सूजन आपको कहाँ का, पूरा शरीर में होता है क्या हर बार जब यूरिन का कलर बदलता है? नहीं, जब भी कभी कभार चलता हूँ तो चेहरे पे स्वेलिंग हो जाती है, आंखों की जो आइलिस हैं वो बाहर आ जाती है। ठीक है, नॉर्मली जो यूरिन का कलर चेंज होता है वो बीमारी के कारण होने का ज़रूरत नहीं है। जैसा पानी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होगा कम होगा उसमें यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, और कुछ खाने के कारण। सर कभी कभार मैं अगर 1 मिनट भी पानी कम पीता हूँ तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, कम पानी पिएंगे तो ये याद रखिए जो गंदगी बाहर जाता है उसको डाइल्यूट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए कलर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, वो शायद नॉर्मल भी हो सकता है। इसलिए तो आपको पहले यूरिन का टेस्ट करना पड़ेगा, जैसा हम बात कर रहे थे प्रोटीन का टेस्ट, और एक KFT का टेस्ट करना पड़ेगा। उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसके बाद और क्या टेस्ट करना है किडनी की बीमारी के लिए हम बताएंगे। बट आपको पैर में सूजन नहीं है, BP अच्छा है, सिर्फ यूरिन का कलर थोड़ा बदल रहे हैं तो किडनी का बीमारी होने का ज़रूरत नहीं है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी, जैसा कि आपने सुनी लिया, डॉक्टर साहब ने बताया कि ज़रूरी नहीं कि आपको कोई किडनी की ही बीमारी हो और नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी हो सकता है कोई और परेशानी हो, अपने टेस्ट करवाएं। और हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। जैसे कि अभी आपसे हम पूछ ही रहे थे डॉक्टर अरुण कि क्या क्या आसानियाँ हुकूमत हिंद की जानिब से ये जो अस्पताल है, सरकारी इदारे यहाँ पैदा की गई हैं ताकि लोगों को ख़र्चा उतना ना उनके ऊपर बर्डन पड़े। जैसा 2 तरीका का ट्रांसप्लांट जैसा हम बात कर रहे हैं अभी तक, पहले लिविंग डोनर में जहां आपका परिवार वाले लोग देते हैं, जो उसके पहले बहुत सारा टेस्ट होते हैं, वो पूरा जैसा एम्स जैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको पूरा मुफ्ती है, पूरा टेस्ट मुफ्त में हो जाता है। उसके अलावा जो स्पेशल टेस्ट होते हैं जहां मैचिंग का टेस्ट होते हैं, इम्यूनोलॉजी का मैचिंग होता है, और ऑपरेशन के समय में थोड़ा बड़ा इंजेक्शन दिया जाता है क्योंकि आपको रिजेक्शन से बचाने के लिए दिया जाता है। उसका खर्च के लिए आप अभी का जो स्कीम्स है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, दिल्ली आरोग्य निधि है, PMJ स्कीम्स है, ये सब में आपको पूरा कॉस्ट कवर हो जाता है। आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स अच्छा है तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल जाता है कि आपको खर्च के बिना ये हो सकता है। इसके अलावा जिसके पास एक कार्ड्स का नहीं है तो उनके भी सिर्फ जो दवाई का खर्च है बहुत महंगा गोली का, उसके अलावा बाकी पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है। जैसा सर्जरी भी, ट्रांसप्लांट सर्जरी भी फ्री है, रहने का फ्री है, डॉक्टर कंसल्टेशंस है, टेस्ट भी फ्री है, तो उतना ज़्यादा खर्च नहीं होता है नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में।
उसके अलावा थोड़ा एक कार्ड्स उनके पास है तो हम गवर्नमेंट से फंड लेने के लिए भी पूरा कोशिश कर लेते हैं। शायद ये पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जैसा एम्स, सफदरजंग, आरएमएल पूरा में इसका पूरा मदद हो जाएगा। जी जी, राइट। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे यहाँ पर। आप जब देखते हैं जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है, आप सर्जरी करते हैं, तो आप किस किस तरह की परेशानी देखते हैं कि पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं और उन्हें किन बातों का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है? देखिए अब हमारे पास जब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो 2 मरीज़ हो गए हमारे पास, एक हमारा डोनर हो गया और एक हमारा रेसिपिएंट हो गया। जी जी। सो यूजली डोनर का सर्जरी के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि पेन की, क्योंकि ऑब्वियसली सर्जरी है और किडनी निकालने के लिए थोड़ा सा कट लगाना पड़ता है, तो पेन होता है। यूजली पेन के लिए हम आराम से मैनेज कर लेते हैं, वो यूजली 24-48 घंटे में सब कुछ सेटल हो जाता है। और लैप्रोस्कोपी बाद यूजली हम मरीज़ को हम तीसरे दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। ये एडवांटेज होता है, बड़ा एडवांटेज लैप्रोस्कोपी का। अगर रेसिपिएंट देखें, अगर जैसे कि डॉक्टर आर के ने बताया कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट टेक्निकली काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। एक आर्टरी, एक वेन और एक यूरेटर को हमको जोड़ना होता है। जी जी। बट क्योंकि हमारा जो रेसिपिएंट है ये काफ़ी बीमार पेशेंट है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि रेसिपिएंट टिकिंग टाइम बॉम्ब्स की तरह होते हैं, ठीक है, उनमें कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि टेक्निकली इतना चैलेंजिंग नहीं है, बट यस आपके बाद उसके बाद ब्लीडिंग हो सकती है, आपके जो यूरिन की नली हमने जोड़ी है उसमें रुकावट हो सकती है, खून का प्रसाव किडनी में जाना बंद हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है, घाव है क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेशन स्टार्ट हुआ है तो उनको घाव के इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशन जो यूजली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हमको ख्याल रखना पड़ता है। ओके। तो या इसमें कुछ ऐसा भी है कि कुछ मेडिसिन वगैरह भी चलती हैं, सिर्फ ये ध्यान रखने वाली बात है? देखिए एक बार जब रेसिपिएंट में किडनी लग जाती है उसको बहुत सारी मेडिसिन चलती हैं, उसको एंटीबायोटिक्स भी चलते हैं, उसको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स चलते हैं, इम्यूनोसप्रेशन चलता है। और जब क्योंकि हम सर्जरी करते हैं यूजली, जैसे हम रूटीन सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर हर्निया की सर्जरी करते हैं, यूजली हम एक डोज एंटीबायोटिक देके बंद कर देते हैं। बट क्योंकि ट्रांसप्लांट पेशेंट है और उनको इम्यूनिटी इनकी सप्रेस्ड है, तो यूजली 5 से 7 दिन तक हम इनको आईवी एंटीबायोटिक देते हैं। और एक ट्रांसप्लांट मरीज हमारे पास सर्जरी डिपार्टमेंट कम से कम 7 से 10 दिन तक रहता है, अगर उसको कोई अनकॉम्प्लिकेटेड कोर्स अगर उसका चला है तो। ओके, राइट। बहुत अच्छी आपने बात बताई। अच्छा डॉक्टर अरुण, आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर किसी की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है तो उसको अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करने की ज़रूरत है? क्या उसे ग़िज़ा लेने की ज़रूरत है? एक्सरसाइज कितनी उसके लिए ज़रूरी है? और अपनी ज़िंदगी को एक सेहतमंद ज़िंदगी वो गुजार सके उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट हो गया तो सब चीज़ अच्छा ही है, सब अच्छा रहेगा मगर आपको सब चीज़ सही समय में करना होगा। जैसा यादव सर बता रहे थे कि आप दवाई कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि दवाई छोड़ने ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण इंडिया में है रिजेक्शन के लिए। तो दवाई सही समय में खाना है। बहुत सारा जो बीमारी है जीवन शैली के कारण ही होता है, लाइफस्टाइल डिसीजेस है, तो वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बढ़ जाता है। इसके कारण है कि आप स्टीरॉइड, टैक्रोलिमस जो 2 गोलियों लेते हैं वो शुगर को बढ़ सकता है, आपका वजन को बढ़ा सकता है, तो इसलिए उनको लाइफस्टाइल डिसीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। और इंडिया में बहुत सारा ट्रांसप्लांट लोग का उम्र कम है, मतलब 20-30 साल के आसपास ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए जब वो 40 के आसपास हो जाते हैं तो उनको लाइफस्टाइल डिसीज भी आ जाएगा, उसके साथ दवाइयों का रिस्क भी आ जाता है। इसलिए उनको सही डाइट में अच्छा कंट्रोल रखना पड़ेगा, चीनी कम रखना है, सॉल्ट कम रखना है, और एक्सरसाइज कम से कम 20 मिनट हर दिन करेंगे तो अच्छा बात है। तो हर हफ्ते में 150 मिनट कम से कम कर लेंगे एक्सरसाइज, तो मोस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल डिसीज, जीवन शैली जो है रोग है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। डॉक्टर यादव, बिल्कुल लास्ट मरहले में लगभग प्रोग्राम पहुंच चुका है। आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि एक हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, उसमें एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक डर है कि ट्रांसप्लांट क्या है। जैसे हम किसी को किडनी देना है तो ये बड़ा मसला है कि किडनी दे देंगे तो हमारी एक किडनी रह जाएगी। एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आपसे जारी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो जी आदाब। जी, फ़ोन करने के लिए शुक्रिया। बताइए अपना सवाल, डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। जी, मेरी कजिन डायबिटिक है सर, उसके किडनी के टेस्ट तो नॉर्मल आते हैं। ओके। मगर उसकी फिस्ट में स्वेलिंग होती रहती है। फेस पे स्वेलिंग, ये किडनी से रिलेटेड तो नहीं ना? अच्छा, उम्र कितनी है उनकी जिनके बारे में जिक्र कर रही हैं आप? जी, उनकी उम्र है 60। ओके, 60 साल एज है उनको। जो केएफटी तो ठीक आ रहा है उनका, जैसे ये बता रही हैं, लेकिन उनके स्वेलिंग रहती है चेहरे पर। तो डॉक्टर यादव, आपकी क्या इसमें राय रहेगी? पैरों पर। सफीना जी, एक तो आप क्वेश्चन पूछने के लिए थैंक्स कि आप अपने किसी रिलेटिव के लिए पूछ रहे हैं।
दूसरा जो शरीर में सूजन आने के 3 कारण है प्रमुख, एक किडनी की बीमारी होना, एक दिल की बीमारी होना, एक लीवर की बीमारी होना। तो किडनी की बीमारी का सिंपल टेस्ट है कि आप यूरिन की जांच कर लें और KFT कर लें। अगर वो दोनों नॉर्मल हैं आपके तो फिर एक बार लीवर के टेस्ट कर लें, लीवर के टेस्ट LFT कर लें, एक अल्ट्रासाउंड कर लें। एक हार्ट के लिए आपका एक बार अपना इको करवा के देख सकते हैं आप। तो ये सिंपल टेस्ट है। ये अपने हस्बैंड के बारे में सवाल कर रही हैं असल में जी। सर। तो ये सिंपल टेस्ट है। क्या उनको शुगर ब्लड प्रेशर भी रहता है? उनको शुगर या बीपी की शुगर है, कजिन की बात है ये जी। कजन की बात है। जी, तो अगर शुगर टेस्ट है तो एक बार आप CBC, KFT, LFT और यूरिन की जांच करवाएं और अपने लोकल डॉक्टर से फिर दिखाएं आप। देखिए सबसे बेहतर यही है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है आपको, अगर इस तरह की कुछ अलामात आपको महसूस हो रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके जो माहिर डॉक्टर हैं उनको दिखाइए, स्पेशलिस्ट को दिखाइए। ये हमारा जो प्रोग्राम है आपको अवेयर करने के लिए है, लेकिन इलाज आपका वही करेगा जो आपके आसपास डॉक्टर मौजूद है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको अगर स्वेलिंग है तो उसकी 3 इन्होंने वजूहात पर रोशनी डाली है। दिल की परेशानी हो सकती है, लीवर की परेशानी हो सकती है, और लास्ट में जैसे कि बात हो रही है किडनी की परेशानी, उसके चलते भी स्वेलिंग आ जाती है। तो बेहतर है कि आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाइए ताकि उस मर्ज का पता लग सके किस वजह से स्वेलिंग आ रही है और वो एक सेहतमंद और बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में लास्ट मैसेज दे दीजिएगा और बता दीजिएगा जो लोगों के अंदर एक डर है कि किडनी देने के बाद हमारी लाइफ आधी रह जाएगी, कम हो जाएगी और किडनी मुख्तलिफ तरह की परेशानियां हमें घेर लेंगी, तो उसके बारे में डॉक्टर यादव क्या कहना चाहते हैं और अपना पैगाम भी यहाँ पर जोड़िए इस हमारे। देखो किडनी ट्रांसप्लांट अब बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, बहुत ही गवर्नमेंट ने अवेयरनेस कर रही है, बहुत ही ज़्यादा फंडिंग है। हमारे इंडिया में पहले 1 या 2 ऐसे ट्रांसप्लांट होते थे। 2022 में हमारे 7,000 ट्रांसप्लांट हुए हैं पूरे इंडिया में, और 23 में 10,000 ट्रांसप्लांट हुए हैं, और अब की बार हम और ऊपर जाएंगे। तो किडनी के ट्रांसप्लांट जरूर करो। अगर हम डायलिसिस के मरीज़ देखें तो इंडिया में 2 लाख मरीज़ हैं हर साल, और हमारे ट्रांसप्लांट सिर्फ 10,000 ही हो रही, तो 1,90,000 मरीज़ हमारे हर साल डायलिसिस में ऐड हो रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपके परिवार में कोई डायलिसिस मरीज़ है तो उसको ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूर सोचिए। ट्रांसप्लांट दें, अंगदान महादान। राइट। डॉक्टर अरुण, आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर प्रोग्राम देखने वालों को? पहले चीज़ होगा कि आपको कोई भी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, सही समय में टेस्ट करते रहिए, जिसके कारण आप डायलिसिस या ट्रांसप्लांट का ज़रूरत ही नहीं हो, वो बेस्ट है। उसके अलावा आपको डायलिसिस तक पहुँच गया, घर में आपके पेशेंट्स कोई भी है, जैसे यादव सर बता रहे थे, ज़रूर अंगदान करना पड़ेगा। अभी हमारा ऑर्गन डोनेशन डे हुआ है अगस्त 3 में, जिसमें भी पता चला है कि इंडिया का डोनेशन रेट अभी भी बहुत कम है, 1 लाख में 1 से कम है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में 20 और 30 के ऊपर है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसा हमारा पेशेंट्स हर साल बढ़ता जा रही हैं और हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है, हम ऑर्गन डोनेशन करेंगे सही समय में तो शायद बहुत सारे लोगों को हर साल हम बचा पाएंगे। तो अंगदान करें, जीवन बचाएं, बहुत इस साल का स्लोगन भी। बहुत अच्छी बात बोली है डॉक्टर अरुण आपने यहाँ पर कि हम ऑर्गन डोनेट करते हैं तो किसी की जान बचा पाएंगे। डॉक्टर अरुण ये भी बता दीजिए प्रोग्राम देखने वालों को, आपने बताया कि किसी को शुगर या ब्लड प्रेशर है तो वो अपनी जांच कराते रहें, तो वो कितने कितने वक्त में अपनी जांच कराते रहें, ये भी लास्ट में जोड़ दीजिएगा इसमें। तो जिसको भी शुगर है, आपको याद रखिए कि जब शुगर डायग्नोस हो जाता है तो एक बार किडनी का टेस्ट ज़रूर करना होगा। उसके बाद हर साल में 1 बार करेंगे तो काफ़ी है। यूरिन का प्रोटीन वाला टेस्ट या KFT वाला टेस्ट या दोनों करना होगा। हाइपरटेंशन के लिए भी आपको जब डायग्नोस होता है, जब आपको पता चलता है 1 बार करना है, उसके बाद हर कम से कम 2 साल में 1 बार करते रहना चाहिए। राइट। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर कृष्णा, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ये पैगाम देना है तो पहले कि जो किडनी डोनेशन के साथ जो मिथ्या सब जुड़ी है कि बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आज के ज़माने में बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। और इस स्वतंत्रता दिवस पे मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम सब एक प्रण लें कि हम अपना अंग ज़रूर दान करें, क्योंकि अंगदान सबसे बड़ा महादान है। राइट। बहुत अच्छे पैगाम दिए आपने यहाँ पर सभी लोगों ने। आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही एक्सपर्ट का। जैसे कि नाज़रीन हमने ये देखा कि हमारे तीनों ही एक्सपर्ट जो हैं उनकी एक ही राय थी जिस पे वो इत्तफाक रखते हैं कि अंगदान महादान। और जैसे कि डॉक्टर अरुण ने भी ये बताया कि हमारे यहाँ जो है ऑर्गन डोनेशन के जो डेट्स हैं वो काफ़ी कम है, अभी भी लोग अभी भी डरते हैं, आगे नहीं आते हैं। आप ये समझिए कि अगर आप अंगदान करेंगे
तो कितने लोगों की आप ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो नाज़रीन, आज का ये शुमारा आपको पसंद आया होगा, हम उम्मीद करते हैं, और तीनों ही एक्सपर्ट का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको भी यौम आज़ादी की तहे दिल से हम मुबारकबाद पेश करते हैं। एक दफ़ा फिर से खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखिए। और जाने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब के चैनल पर भी देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब चैनल है DD उर्दू का। तो चलिए, टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। दीजिए हमें इजाज़त। आदाब। गुर्दे का असली काम इंसानी जिस्म से फासिद मादे को निकालना है। फिल्टरिंग की सलाहियत खो देने की वजह से गुर्दे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। लंबे अरसे तक डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होने की वजह से गुर्दे फेल हो सकते हैं। इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। ट्रांसप्लांट के बाद मुतवाज़िन ग़िज़ा लेनी चाहिए। किडनी की कारकर्दगी को बहाल रखने के लिए मामूली वर्जिश भी करें। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को पाबंदी से डॉक्टर के राब्ते में रहना चाहिए।